हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स में आए कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। एलिमिनेशन टेक्निक और साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन आया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। सबसे पहली चीज़ जिसमें हम समझेंगे, जो इंटर स्टेट का मतलब यहाँ पर यह है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में जो भी कॉमर्स वगैरह हो रहा है, ट्रेड वगैरह हो रहा है, वो यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्टेट लिस्ट में आ रहा है। तो ये इट्स नॉट पॉसिबल दैट इट विल कम अंडर द स्टेट लिस्ट, बिकॉज इंटर स्टेट की जो भी चीज़ें होंगी, क्योंकि दो स्टेट के बीच में जुडिक्शन आ रहा है, और ये जो बीच का कोई भी जुडिक्शन आता है वो सेंटर के सब्जेक्ट में आता है। अब सेकंड स्टेटमेंट आप देख लीजिए, इंटर स्टेट माइग्रेशन स्टेट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट। सेम जो है कॉन्सेप्ट पे दूसरा स्टेटमेंट पूछा गया, तो दोनों स्टेटमेंट में आंसर सेंटर होगा, जो कि स्टेट लिस्ट लिखा हुआ, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। इंटर स्टेट क्वारंटीन इज़ अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर यूनियन लिस्ट, ये सब्जेक्ट ये सही है। जैसे हम बोल रहे थे कि इंटर स्टेट का कोई भी सब्जेक्ट है वो यूनियन लिस्ट में ही आएगा, और चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिक गलत हो जाता है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एथिक्स कमेटी इन लोकसभा आर करेक्ट? इनिशियली इट वॉज एन एडॉक कमेटी, सही है। ओनली अ मेंबर ऑफ द लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ मेंबर ऑफ द लोकसभा, ये गलत है, क्योंकि सिर्फ लोकसभा के मेंबर नहीं, राज्यसभा का मेंबर भी कंप्लेंट कर सकते हैं अनएथिकल कंडक्ट ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट गलत मारेंगे हम, तो आंसर आ जाएगा मेरा 1 और 3। ठीक, ईजिली हम एलिमिनेशन टेक्निक वापस आते ही हम आसानी से इस टेक्निक से कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ। तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न को अमेंड कर सकता है, किस तरीके से? एडिशन, वेरिएशन, अपील। एडिशन तो कर ही सकता है, हमने देखा आर्टिकल में कई सारे अमेंडमेंट करके आर्टिकल्स में एडिशन किया जाता है। हम जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लें, जैसे एक अमेंडमेंट हुआ था, और एक पार्ट 4A में, स्टार्टिंग में पार्ट 4A जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी 51A आर्टिकल में। इसके बाद फिर वेरिएशन भी होता है, जो कुछ वेरिएशन मतलब चेंजेस होते हैं, होते हैं, और रिपील तो करती है 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड जैक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को भी रिपील किया गया है। तो ये इस तरीके से हम देखते हैं कि तीनों इसमें आंसर्स हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, इटली, जापान, नाइजीरिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका। विच ऑफ द अबव कंट्रीज आर फ्रिक्वेंटली मेंशन इन मीडिया फॉर द लो बर्थ रेट और एजिंग पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन? इतना तो मुझे पता है हम लोगों को कि यूरोपियन पॉपुलेशन जो है वो लो बर्थ रेट्स में, और या एजिंग पॉपुलेशन कह सकते हैं, या डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन कर सकते हैं। एजिंग पॉपुलेशन मतलब ये है जहाँ पर आपको ज़्यादा एज के लोग मिलेंगे, या लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी हाई होगी। तो ये जो कंडीशन होती है ज़्यादातर डेवलप कंट्रीज़ में ही होती है। तो कॉमन सेंस में हम लगाते हैं डेवलप कंट्रीज़, तो ओवरऑल इसमें इटली है, जापान है, साउथ कोरिया है। तो 1, 2, 4 ऑप्शन में देखेंगे तो हमें मिल गया पहला ऑप्शन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम्ड पाइपलाइन इज अ स्ट्रेटेजिक रूट फॉर द पर्शियन गल्फ ऑयल एंड नेचुरल गैस शिपमेंट्स टू यूरोप। ये पहला स्टेटमेंट है, ये जो सम पाइपलाइन है ये स्ट्रेटेजिक रूट है फॉर पर्शियन गल्फ ऑयल एंड नेचुरल गैस शिपमेंट्स टू यूरोप। ठीक है, पहला स्टेटमेंट अगर है। दूसरा स्टेटमेंट बताया जा रहा है कि जो सम पाइपलाइन है कनेक्ट्स रेड सी विद मेडिटेरियन सी। अगर सिंपल सा मैप ड्रॉ करें तो ये रेड सी है, और ये यहाँ पर पर्शियन गल्फ। तो ये पर्शियन गल्फ का यहाँ पे जो बताया गया है कि ये शिपमेंट, ये ऐसा रूट है, मतलब ये ऐसा पाइपलाइन है जो रेड सी से इसका रूट है, और थ्रू रेड सी इट इज़ गोइंग थ्रू मेडिटेरियन सी, या मेडिटेरियन सी टू यूरोप। तो ये बिल्कुल कहीं ना कहीं हम अगर डायग्राम विजुलाइज करें पूरा, तो पूरा डायग्राम में पूरा करेक्ट एक तरीके से विजुलाइज करके देखते हैं तो करेक्ट मैपिंग दी गई। तो इसको हम दोनों को सही मानेंगे, क्योंकि स्ट्रेटेजिक रूट पाइपलाइन पर्शियन गल्फ ऑयल एंड नेचुरल गैस शिपमेंट टू यूरोप है ही है, और रीज़न लिखा है कि कनेक्ट्स रेड सी विद मेडिटेरियन सी, दैट इज़ वाई इट इज़ लाइक लाइक पर्शियन गल्फ जो स्ट्रेटेजिक सम पाइपलाइन है, ये एक स्ट्रेटेजिक रूट है पर्शियन गल्फ ऑयल और नेचुरल गैस शिपमेंट्स टू यूरोप। विद रेफरेंस टू रेवेन्यू कलेक्शन बाय कॉर्नवालिस, कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अंडर द रायतवाड़ी सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, peasants were exempted from revenue payment in case of bad harvest और नेचुरल कैलेमिटीज़। तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। ब्रिटिशर्स ने कभी एग्जाम नहीं किया था, चाहे नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, चाहे बैड हार्वेस्ट आ जाए, ये बिल्कुल गलत है। एक हम अगर देख लें तो ये तो 1820 की बात हो रही है,
इनफैक्ट 100 साल बाद भी 1918 के अराउंड हमने देखा था खेड़ा जो मूवमेंट था, खेड़ा सत्याग्रह, उसमें भी बैड हार्वेस्ट या फेमाइन ड्रॉट के वजह से भी जो है ब्रिटिशर्स ने लाइक उन पे जो रेवेन्यू पेमेंट्स हैं वो एग्जेप्ट नहीं किया था। तो यहाँ कैसे कर सकते हैं? तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, इतना जो रिलीफ लाइक इतना भलाई के लिए ब्रिटिशर्स कभी सोच नहीं सकते इंडियंस के लिए। पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है परमानेंट सेटलमेंट ऑन बंगाल, अंडर द परमानेंट सेटलमेंट बंगाल जमींदार जो है फेल टू पे हिज रेवेन्यू टू स्टेट और बिफोर द फिक्स डेट ही वुड रिमूव हिज फ्रॉम जमींदार। ये बिल्कुल सही है। परमानेंट सेटलमेंट में क्या हुआ? तो पहले ऊपर ब्रिटिश होते थे, बीच में जमींदार, नीचे पीजेंट्स। जमींदार क्या करते थे? रेवेन्यूज जनरेट करते थे फ्रॉम पीजेंट्स, रेवेन्यू यहाँ से जनरेट करते थे और उसके बाद सर्टेन रेशियो में ब्रिटिशर को भी देते थे, लाइक 10/11 का रेशियो होता था। और सपोज करो जिस समय ज़मींदार रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाते थे पीजेंट से या फेल हो जाते थे, फिक्स डेट पे जनरेट नहीं कर पाते, तो इनकी ज़मींदारी छीन ली जाती थी और ये किसी और को अलॉट कर दी जाती थी। तो यही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाउ मैनी अबव प्रोड्यूस वॉल्केनिक इरप्शन आर प्रोडक्ट्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। तो वॉल्केनिक इरप्शन हम देखते हैं, तो वॉल्केनिक इरप्शन में यहाँ से मैग्मा ऊपर जाएगा और लावा के रूप में बाहर गिरेगा। तो कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक n number of products actually released from volcanic eruption. If you don't know also, then it is near to impossible to say that this product is not coming out of from volcano. तो अगर हम नहीं भी जानते ना तो n number of products निकलते हैं और ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि ये प्रोडक्ट जो है वॉल्केनिक इरप्शन से नहीं रिलीज होते हैं। तो पायरोक्लास्टिक तो डेब्रिस तो है ही है, ठीक है। इसके अलावा आयस एंड डस्ट तो निकलता है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स निकलते हैं, सल्फर निकलता है, सारे निकलते हैं। ऑर्गेनिज्म, सिकाडा, फ्रॉग हॉपर, पॉन्ड स्केटर्स आर। अब ये ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी हमेशा पूछती है, इसमें हमें थोड़ा सा हिंट या कहीं ना कहीं से लिंक करना पड़ता है ताकि आंसर्स को निकालना आसान हो। तो इसमें ऑप्शन दिया है बर्ड्स, फिश, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल, कहीं से भी कुछ आइडिया नहीं आ रहा, सिर्फ एक ऑप्शन है फ्रॉग हॉपर, जो कि हम यहाँ से ग्रास हॉपर से लिंक कर सकते हैं। और ग्रास हॉपर क्या होता है? इंसेक्ट होता है, ठीक है, सभी जानते हैं इंसेक्ट होता है, तो इंसेक्ट ऑप्शन यहाँ मार देंगे, ये सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ यूएन की इतनी सारी 17 करीब एजेंसीज हैं, इसमें कभी हमने वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं सुनी है। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है वर्ल्ड टॉयलेट डे, वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे, वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज आर द इनिशिएटिव्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन टू इंस्पायर एक्शन टू टैकल द ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस। तो ये कहीं ना कहीं इनिशिएटिव्स हम इतना अज्यूम कर सकते हैं कि वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन नाम है और लाइक नेशनल वर्ल्ड लेवल पे है, तो ये इनिशिएटिव्स ये कर सकती है। तो दूसरा स्टेटमेंट हम इसको ले सकते हैं, सही मान सकते हैं। द मेन फोकस ऑफ दिस फंक्शन ऑफ इट्स फंक्शन इज टू ग्रांट फंड्स टू लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज टू अचीव द एंड ऑफ ओपन डिफिकेशन। तो मेन फोकस बताया जा रहा है, मेन फोकस इसका क्या है? फंड ग्रांट करना, ताकि लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ को लाइक अचीव कर पाएँ या ओपन डिफिकेशन को ख़त्म कर पाएँ। तो कहीं ना कहीं ये गलत, बिल्कुल गलत है। मेन फोकस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वेर रेयरली ही मेन फोकस फंड ग्रांटिंग होती है। फंड ग्रांटिंग हमेशा वर्ल्ड बैंक आता है या ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF। बहुत रेयरली होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जो कि फंड ग्रांट करे। सिर्फ ये वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन कहीं से भी हम इसको अज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ देखा गया कि इंस्पायर करती है एक्शन टू टैकल ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन ही सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाउ मैनी ऑफ द अबव हैव पॉइजनस स्पीसीज अमंग देम। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से ऊपर कौन कौन है जो पॉइजनस स्पीसीज़ की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो हर एक कोई भी अब हम स्पीसीज़ देखते हैं उसमें कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी होती है कि दोनों टाइप की स्पीसीज़ आती हैं। एक तो लाइक नॉन पॉइजनस तो आती हैं, पॉइजनस के भी पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं। तो बटरफ्लाइज, फिश, फ्रॉग्स, हम तीनों को मान लेंगे ऐसा। और ये सिर्फ एजम्पशन और कॉमन सेंस के बेस पे ही आंसर हम आ रहा है। इस तरीके से हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप इस पर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।